हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं। मुझे ये लगता है कि ऐसी किसी भी बात पर, किसी भी बयान पर जो इतने पॉपुलर इंसान ने दिया हो, एक्टर्स की जो फॉलोइंग है वो बहुत ही अजीब किस्म की है, इतनी ज्यादा है कि ऐसे हर बयान पर बात होनी चाहिए। तो मैं एनके सिंह सर, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन यहाँ मैं उनसे असहमत हूं, क्योंकि वो शायद कंगना की फॉलोइंग को या तो नहीं समझ पा रहे हैं, जो उसकी मास में पॉपुलैरिटी है। तो जब कंगना ऐसा बयान देती है तो उस पर जरूर बात की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे तो ये जो कंगना ने बोला है, ये सिर्फ कंगना नहीं बोल रही है, ये एक नैरेटिव सेट हो जाएगा फिर। और इस बहुत एक बड़ा तबका है जिसमें सत्ता के कुछ लोग हैं जो जिनको ये नैरेटिव सूट करता है, जो इसको मजबूती से फिर आगे बढ़ाएंगे। इसलिए, क्योंकि देखिए होता क्या है सर, कि जब जिनको हम, जो इतिहासकार हैं हमारे, या जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जिनको हम मानते हैं, उनकी तो रीच बहुत कम है, वो पब्लिक में उस तरह से मासेस में है नहीं। तो ये बात आपकी सही है कि कंगना का कोई दखल नहीं है इतिहास में या राजनीति में या आजादी के आंदोलन पर, वो उसकी विशेषज्ञ नहीं है। लेकिन वो जो बोल रही हैं, उनकी बात जा रही है लाखों करोड़ों लोगों तक। और देखिए है क्या कि बड़े चैनल पर बोल रही हैं, उस चैनल की अपनी एक व्यूअरशिप है, यानी कंगना की फॉलोइंग तो एक है और उस चैनल की है। और चूंकि वो एंकर उनको नहीं टोक रही हैं, जब वो, और मुझे लगता है कि ये भाजपा और कांग्रेस का भी मामला नहीं है। देखिए है क्या, भाजपा इस बात को कहती है कि भाई कांग्रेसियों को ज्यादा उनको नाम मिला या ज्यादा श्रेय दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे आइकन्स हैं जिनको भाजपा भी कहती है कि भाई ये लोग हैं, इन्होंने लड़ाई लड़ी। अब जब ये बयान आता है कि आजादी भीख में मिली, तो ये सिर्फ उन लोगों का अपमान नहीं है जो जो कांग्रेस में थे और जिन्होंने बहुत जबरदस्त संघर्ष किया। ये उन सारे लोगों का अपमान है जिनको शायद भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस ने इनको श्रेय नहीं दिया। वो भी भीख में अगर आजादी, अगर कंगना ये कह रही हैं, तो ये आजादी के आंदोलन का अपमान है। और जब आप आजादी के आंदोलन का अपमान कर रहे हैं, तो जो हम जिसको कहते हैं नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, या जो हमारी राष्ट्रीय चेतना जिससे बनी है, यानी आजादी के आंदोलन को हम बार बार रिविजिट क्यों करना चाहते हैं, कि उससे में समझ में आता है कि देश जो आज आधुनिक राष्ट्र है, ये कैसे बना। तो आप पूरी उस चेतना को खारिज करते हैं, आप उसका अपमान करते हैं। और इतिहास में तो मुझे लगता है कि ये मामला बहुत सीरियस है। या किसी एक चीज जो चॉम्स्की जिसको कहते हैं सहमति का विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, तो इस तरह के जो बयान होते हैं, ये अगर इन पर तुरंत इन पर बात नहीं की जाएगी, तो धीरे धीरे ये एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे कि ये बातें सच हैं। और जैसा कि एक बड़े लेवल पर देखिए होता क्या है कि जब इतने लेवल पर व्हाट्सएप पर इतने बड़े संगठित तौर पर फेक न्यूज चल रही हो, तो फिर हम हमेशा ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक इतिहासकार ही, और अगर इतिहासकार या पब्लिक इंटेलेक्चुअल ये समझ लेंगे कि नहीं ये तो कंगना है, इनकी हैसियत क्या है, और ये तो नहीं जानती इतिहास के बारे में और हम नहीं बोलना चाहिए इस पर, तो धीरे धीरे कंगना जैसे लोग ही मेन स्ट्रीम में हो जाएंगे। जो मैं हमेशा, जैसे मुशायरों के बारे में या कवि सम्मेलनों के बारे में एक बात होती है कि जो बड़े अच्छे शायर होते हैं, बड़े संजीदा किस्म के कवि होते हैं, वो कहते हैं यार मंच का तो बेकार है। अब मंच को तो आपने छोड़ दिया, तो मंच पे आ कैसे लोग गए? वही चुटकुलेबाज, वही कम्युनल शायरी, वही बेकार की कविता करने वाले लोग आ गए, क्योंकि हमने छोड़ दिया उसको। ये जिम्मेदारी किसकी थी कि हम बताते कि हाँ अच्छी कविता क्या है। तो मेरा ये कहना है कि इस पर पत्रकारों की भी जरूरत है कि वो बात करें, किस्सा गोयों की भी जरूरत है कि वो सही किस्सा सुनाएं, और इसमें हमें मास कम्युनिकेशन जिस तरह से काम करता है उसको भी समझ। ये मामूली लोग नहीं है सर, ये कोई पान की दुकान पे बैठा हुआ कोई एक मोहल्ले का शोधा नहीं है जो आके ये बात कर रहा है कि उसकी बात नहीं जाएगी। कंगना जब बोलती है, और वो बड़ी एक्टर है सर, हमारे वक्त की अच्छी एक्टर है, उसकी एक्टिंग में कोई शक नहीं है, उसकी एक फॉलोइंग है जो उसको, तो हमें लगता है कि उसकी फॉलोइंग को, और प्लस उसने जिस चैनल पे ये बात कही है वो एक बड़ा चैनल है, तो इसके प्रभाव को हमें समझना चाहिए और इस पर तुरंत हमें बात करनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ, बाकी मैं आगे बात करूंगा। और मैं एक बात और कह दूं कि मेरा जो चैनल है और उस पर हम लगातार अब एक सीरीज कर रहे हैं, आजादी का 75वां साल है, जिसमें हम आजादी के लड़ाकों पर दास्तानें सुना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं उन्हें वहां जाकर वो दास्तानें सुननी चाहिए कि ये आजादी भीख में नहीं मिली थी। और आगे मैं जब खत्म होगा तो मैं किस्सा भी सुनाऊंगा एक जो इसी से जुड़ा हुआ है। जी, राम प्रसाद बिस्मिल की एक पसंदीदा नज्म थी जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी बाद में जब खत्म हो गई आत्मकथा तो दर्ज की थी, और उसको गाते भी थे जब वो पेशी पर जाते थे काकोरी केस में। मैं वो चूंकि आजादी के जो हमारे सेनानी हैं उनके संघर्ष को बयान करती है, मैं उसके कुछ बंद आपको जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि, और ये किसी भी पार्टी, किसी भी चीज से ऊपर की बात है, ये सबके, ये उस संघर्ष की बात है जो हमने साझा तौर पर एक गुलाम मुल्क को आजाद मुल्क बनाने के तौर पर जो सफर किया, ये उसकी रुदात बयान करती है। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर,
हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद में आंसू कभी टपके जो रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। अपनी किस्मत में अज़ल ही से सितम रखा था, रंज रखा था, मिहन रखा था, गम रखा था, किसको परवाह थी और किसमें ये दम रखा था। हमने जब वादी गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। अपना कुछ गम नहीं लेकिन ये ख्याल आता है, मादरे हिंद पे कब से ये जवाल आता है। देखें आजादी का कब हिंद में साल आता है, कौम अपनी पे तो रह रह के मलाल आता है। मुंतजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। तो अगर आज भी इसमें होते और ये बयान सुनते तो शायद उन्हें अपनी कौम पर, अपने राष्ट्र पर और मलाल आता कि हमने क्या लड़ाई लड़ी और क्या उसका क्या सिला हमें मिला, और किस तरह की बातें हुई, और किस तरह से हमारे इस पूरे संघर्ष को जो इस नज्म में बिस्मिल कोशिश कर रहे हैं कि सब तक जाए, उसको बिसरा देने की बात की गई है। मुझे ये नज्म याद आ रही थी। शुक्रिया। और बाकी मैंने जैसे कहा, हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर एक पूरी सीरीज है जो धीरे धीरे आएगी। वो कोशिश यही है कि वो जो स्ट्रगल है वो लोग थोड़ा सा पॉपुलर तरीके से किस्सा गोई के अंदाज में समझ सके। तो हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर जा सकते हैं। शुक्रिया। एक आखिरी बात बोल रहा हूं। अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है अनुपम खेर का। उन्होंने कहा कि पागल जानवरों की बात का बुरा नहीं मानते, उनको दुर्लक्षित कर देना चाहिए। लोग बोलेंगे, लोग आएंगे सामने। ये वही भाजपा के ध्वजवाहक है जिनके लिए भी असह्य हो गया है, क्योंकि कुछ कुछ बातें अझेल हो जाती है। फिर चाहे कोई वरुण गांधी ने भी काफी गंभीर टिप्पणी की है। और अब नहीं, चलो वरुण तो अभी नाराज है, लेकिन अभी अनुपम खेर तो पहले पंक्ति के डिफेंडर है। उन्होंने भी कहा कि ये दुर्लक्षित करना, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है बयां करने। जी, और ये जो हिमांशु ने कहा, मेरा ख्याल है उससे अच्छी तरीके से इस बात को खत्म नहीं किया जा सकता है कि अगर आज बिस्मिल होते तो आज शायद उनको फिर कौम पर मलाल आ रहा होता। और हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, जो लोग इसको देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस किस्से को आगे बढ़ाएं, सच को सामने लाने में अपना योगदान करें। अगर आपको ये बात सही लगती है तो इस डिबेट के लिंक्स अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।